हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 10th of January 2024 and we are back with our daily economic time analysis. Let's start with that. The first one is status check update on national pension system likely in budget. जो NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम न्यू पेंशन स्कीम भी बोल देते हैं, उसके ऊपर अभी एक स्टेटस रिपोर्ट जारी करने जा रहा है केंद्र सरकार। और उसके अंदर इंटरिम बजट से पहले ही जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन जी को, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है दैट टू रिव्यू द स्कीम एंड सबमिट द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये एक ग्रुप बनाया गया है जो इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है या फिर इसका क्या स्टेटस है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएंगे, जिसको मंथ के एंड तक सौंपेंगे, सो दैट जो 1 फरवरी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, जब वो बजट इंटरिम बजट पेश करेंगी तो इससे रिलेटेड भी उसके ऊपर स्टेटस रिपोर्ट देश को दी जा सके। द पैनल हैज कंसिडर्ड सम ट्वीक्स एंड गारंटीज इन द डिस्कशन दैट हैव बीन हेल्ड बट इज नॉट इन फेवर ऑफ एडिंग टू द फिस्कल बर्डन और गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये जो पैनल है ये कुछ इसके अंदर कुछ सुझाव भी रिकमेंड करेगा या फिर कुछ चेंजेस है, बदलाव भी रिकमेंड करेगा, लेकिन अभी मूविंग ऑन टू ओल्ड पेंशन स्कीम इज नॉट फिजिबल एज पर द ग्रुप्स रिकमेंडेशन। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, या फिर क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फिस्कल बर्डन भी गवर्नमेंट एक्सचेकर पे बढ़ जाता है। तो ये एनपीएस सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये बेसिकली 1 जनवरी 2004 के बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम के अंदर उनको रजिस्टर किया गया था। मतलब 1 जनवरी 2004 के बाद जिन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन किया उनको न्यू पेंशन स्कीम की के अंडर बेनिफिशियरी बनाया गया था, एक्सेप्ट दी आर्म्ड फोर्सेस के अलावा। अगर पीएफआईडीए की मानी जाए तो ओल्ड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल हैव नोटिफाइड एंड इंप्लीमेंटेड द एनपीएस फॉर एम्प्लॉइज। तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने ओल्ड पेंशन स्कीम पे ही रहे और उन्होंने नोटिफाई नहीं की न्यू पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि 2 स्टेट थे, एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़, जिन्होंने एनपीएस से ओपीएस की तरफ मूव किया था ड्यू टू वहां पे इलेक्शन शेड्यूल थे, तो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ मूव किया था कि हम ओल्ड पेंशन की सिस्टम को ही अपना के रखेंगे। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो बेसिकली क्या करता था, दैट ऑफर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी एज द मंथली पेंशन। उसके अंदर गारंटीड थी कि आपको 50% जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका 50% आपको एज ए पेंशन मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। लेकिन जो अभी नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंदर जो एम्प्लॉय रहता है उसको एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है जिसको इक्विटी मार्केट के अंदर लगा दिया जाता है, और उसके बाद जो कॉर्पस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द इक्विटी मार्केट, उसके बाद जो कॉर्पस होता है उससे वो ही पेंशन का रूप लेता है नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर न्यू पेंशन स्कीम के तहत। तो अभी इसके ऊपर जैसे ही ये स्टेटस रिपोर्ट आएगी तो देखते हैं क्या स्टेटस रहता है नेशनल पेंशन सिस्टम का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्टारबक्स हैज इट्स कॉफी स्ट्रेटजी फॉर इंडिया डाउन टू अ टी। बेसिकली स्टारबक्स जो कि टाटा समूह के साथ एक जॉइंट वेंचर हुआ था, और जो हमारे टाटा कंज्यूमर जो कंपनी है उन्होंने स्टारबक्स को इंडिया के अंदर काफी स्प्रेड अप किया था। ये बेसिकली यूएस हेडक्वार्टर्ड कंपनी है स्टारबक्स, जिन्होंने अभी हर तीसरे दिन में एक नया कैफे खोल दिए, सो दैट इसका जो टारगेट है 2028 तक का 1000 कैफेज इंडिया के अंदर खोलने का उसको अचीव किया जा सके। बेसिकली ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉफी चेन है स्टारबक्स जो है, और इसको इंडिया के अंदर ये काफी ज्यादा अपने पैर पसार रही है। चाइना के अंदर भी ऑलरेडी स्टारबक्स का काफी स्टोर्स अवेलेबल है अलोंग विद वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर बेसिकली जो कॉफी का प्रचलन शुरू किया गया ज्यादा, तो उसके अंदर जो कॉर्पोरेट कॉफी चेन्स का जो प्रचलन शुरू किया गया वो बेसिकली सीसीडी कैफे कॉफी डे ने स्टार्ट किया, उसके बाद स्टारबक्स। अभी रिसेंटली हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने आउटलेट स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर एक यूके का ब्रांड है प्रेट ए मैंजर, टिम हॉर्टन्स है कैनेडियन ब्रांड है, और थर्ड वेव कॉफी, ये अभी एक्सेलरेट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे कॉफी चेन ओपन करने में इंडिया के अंदर। ब्रिटिश कॉफी एंड सैंडविच चेन प्रेट ए मैंजर
launched its first shop in Mumbai last year as parts of its franchisee agreement. Like Tim Hortons, a Canadian coffee chain, जो कि सबसे पहले इन्होंने चंडीगढ़ के अंदर मॉल के अंदर ओपन किया था, अभी ये अराउंड 100 आउटलेट्स खोलने की कवायद में है अगले 3 साल में. सिमिलरली थर्ड वेव हैज ऑलरेडी ओपन मोर देन 100 स्टोर्स. तो अभी ये कॉफी कल्चर काफी प्रमोट किया जा रहा है और वर्ल्ड के जो बड़े आउटलेट्स हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. प्लान अफूड टू चार्ज ऑफ हाईवेज फॉर ई मोबिलिटी. बेसिकली अभी प्लान कर गवर्नमेंट एक प्लान म्यूट कर रही है, एक प्लान वर्कआउट कर रही है जिसके तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेडी हाईवेज बनाए जाएंगे स्टार्टिंग फेज में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अराउंड. बेसिकली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में सो दैट हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है और वेहिकुलर एमिशन है जो कि हमारे ग्रीन गोल्स को अचीव करने में एक हिंड्रेंस पैदा करता है, उसके तहत हमारे को अभी इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाए जा रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक हाईवेज बेसिकली जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इनिशियली वहां से शुरुआत की जा रही है एंड देयर इज अ प्लान ओवर द नेक्स्ट 7 years to accelerate the adoption of e-mobility and support the deployment of e-buses across these country. The e-highways would be powered with green energy enabled charging infrastructure. तो बेसिकली ये सबसे पहले क्या किया जा रहा है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारा स्टेट हाईवेज, स्टेट इंटरसिटी या इंटरस्टेट बसेज जो चलती हैं उसके अंदर सबसे पहले ये ई हाईवेज का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा जिसके तहत चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे अलोंग दी हाईवेज और उसको यूज करके हम सबसे पहले जो हमारी डीजल पावर्ड स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज लगा लीजिए, स्कूल्स की बसेज लगा लीजिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेज लगा लीजिए, उनको चेंज करेंगे फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. The program is envisaged as a part of proposed Vision 23 PM Public Transport सेवा. ये एक प्रोग्राम है Vision 23 PM Public Transport सेवा. इस प्रोग्राम के तहत के ई हाईवेज का कंसेप्ट भी बनाया जा रहा है. The development of electrical highways is likely to happen simultaneously with induction of electric buses, accelerating the establishment of an ecosystem for electric vehicles in India. तो बेसिकली सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसेज से शुरुआत की जाएगी और एक इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर. ई हाईवेज टू कैटलाइज द डेवलपमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ प्लान टू रिप्लेस 8 लाख ओल्ड पोल्यूटिंग डीजल बसेज विद इलेक्ट्रिकल वंस बाय 2030. तो करीबन 8 लाख जो डीजल बसेज है बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं उनको चेंज किया जाएगा और इलेक्ट्रिक बसेज के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा. इसके लिए एक बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लगेगी बट इसकी वजह से 8 लाख व्हीकल्स अगर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले जाएंगे तो हमारी ई मोबिलिटी को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा एंड इट विल हेल्प टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट एज वेल एज टू कर्ब द एमिशन. सो इट इज अ प्लान इन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू for the e-mobility or creating of the e-highways. Moving on to next. Department of Telecommunication blocks 1500 rough local overseas callers. Basically जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो सुओ मोटो एक्शंस ले रहा है कि आपको कोई फेक कॉल आती है, फ्रॉड कॉल आती है या ऐसी कॉल जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी या फ्रॉड के अंदर संलिप्त मिलती है, ऐसी कॉल्स को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इन्वॉल्व किए ही खुद से ही विदाउट वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ दोज एजेंसीज, चाहे आईबी की बात करो या फिर अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करो, खुद से ही ब्लॉक कर रहा है ऐसे नंबर्स को. द नंबर्स आर ब्लॉक्ड बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ सच कॉल्स. अगर हम रिपोर्ट कर देते हैं या कोई हमें कंप्लेंट दर्ज कराते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की वेबसाइट पे तो ये अपने आप सुओ मोटो एक्शन लेके उसको ब्लॉक कर दे रहा है और उसके बाद सूचित कर देता है एजेंसीज लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर सम लाइक एनआईए को कि ऐसी थ्रेट कॉल्स हमें रिपोर्ट की गई है, हमने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है, हमने इन नंबर्स को ब्लॉक कर दिया है बट नाउ यू कैन इन्वेस्टिगेट फर्दर. सिमिलरली अगर लास्ट 3-4 दिन की बात की जाए तो करीबन 1500 कॉलर्स जिनके अंदर इंटरनेशनल नंबर भी थे उनको सुओ मोटो ब्लॉक कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में. व्हाइल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बाय द सिक्योरिटी एजेंसी विल कंटिन्यू, मिसक्रिएंट्स वोंट बी अलाउड टू यूज द टेलीकॉम रिसोर्सेज. ठीक है, तो ऐसे काफी एक टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी खुद सुओ मोटो एक बहुत ज्यादा विजिलेंट होके खुद से ही ऐसे सो दैट वेट ना करनी पड़े किसी इन्वेस्टिगेशन की या फिर किसी अप्रूवल की, खुद से ही ऐसा एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप उठा रहा है बाय ब्लॉकिंग दी फ्रॉडस्टर या फिर साइबर क्रिमिनल्स कॉन्टैक्ट नंबर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. अमित रिमार्क रो मालदीव्स एक्सप्लोर्स मुइजूज इंडिया विजिट. जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइजू
उनकी इंडिया विजिट की अभी कवायद मालदीव गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, एक पॉसिबिलिटी शुरू कर दी है। बेसिकली जो ये प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू, ये इंडिया एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स के बाद ही इन्होंने सरकार बनाई थी मालदीव के अंदर। तो इनका जो रुख देखा जाता है वो एंटी इंडिया ही देखा जाता है। जो पुराने प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी मेडन विजिट इंडिया के अंदर ही रखने की बात की थी, लेकिन उसके बाद ये जब जीत के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू आए, उन्होंने अपनी जो विजिट्स थी वो इंस्टीड ऑफ इंडिया उन्होंने अपने टर्की को अपनी पहली विजिट के लिए डेस्टिनेशन लिया। फिर उसके बाद वो यूएई गए और करंटली वो 6 डे विजिट चाइना के अंदर है। लेकिन अभी जो रिसेंटली मालदीव्स और इंडिया के अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिसके तहत जो इनके 3 मिनिस्टर्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को डेरोगेटरी रिमार्क किए हैं और हमारे जो आइलैंड डेस्टिनेशन है उनका जैसे मजाक बनाया है ट्विटर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, उसके बाद काफी दोनों ही देशों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आने आने की संभावना हो रखी है। और हमारे इंडियन टूर ऑपरेटर्स एज वेल एज सिटीजन्स ने जो प्लान ट्रिप थी मालदीव्स की वो कैंसिल करके इंस्टेड दे आर मूविंग टुवर्ड्स इधर अंडमान और लक्षद्वीप। और बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है हैशटैग चलो लक्षद्वीप या फिर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स। तो इसी एनवायरमेंट के बीच जो मालदीवियन गवर्नमेंट है वो एक मौका तलाश रही है कि कैसे हम इंडिया को पैसिफाई करें या थोड़ा सा इंडिया के जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं उनको ठीक करें और हमारे प्रेसिडेंट की विजिट को शेड्यूल करें इंडिया के लिए। तो अभी आने वाले समय में क्या क्या ये विजिट शेड्यूल हो पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडिया प्लान्स न्यू एयरपोर्ट इन मिनिकोय। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जब हैशटैग चलो लक्षद्वीप जब से ट्रेंड हुआ है उसके बाद बहुत ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लक्षद्वीप की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो गया है टूरिस्ट का, और बहुत ज्यादा बल्कि टूर्स प्लान किए जा रहे हैं और काफी ट्रिप्स प्लान की जा रही हैं। इसके इवन वहां पे एयर स्ट्रिप्स का और एयरफील्ड तक की भी बात अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है। और इंडिया अभी मिनिकोय के अंदर एक नया एयरपोर्ट भी प्लान कर रहा है। तो दिस इज गुड लुकिंग इनटू द आवर आइलैंड डेस्टिनेशन सो दैट वहां की अभी डेवलपमेंट होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फाइटर जेट इंजन डील विद इंडिया टू स्टार्ट दिस ईयर। जीई जो कंपनी है, जीई एरोस्पेस डिफेंस एंड सिस्टम्स, उनके जो प्रेसिडेंट हैं एमी गवदर, उन्होंने बताया है कि इंडिया जो ये क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी है और हमारी फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाएगा एचएएल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ इनकी जॉइंट डील हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस गए थे तो इन्होंने एक मीटिंग भी शेड्यूल, इनकी एक मीटिंग भी हुई थी जिसके तहत ऐसे मुद्दों पे विचार किया गया था। और उसके बाद जो जी की जो डिफेंस एंड सिस्टम्स कंपनी है उन्होंने एचएएल के साथ मिलके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अलोंग विद दैट इंजन सप्लाईज और इंजन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काफी जोर दिया है। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू द टॉप एग्जीक्यूटिव सेड दैट द स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड विल बी हायर देन व्हाट जीई हैज डन विद other countries or other partners, and that option to export the engines and components from India are firmly on the table। मतलब यहाँ पे हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे इन पार्टनरशिप विद एचएएल, और सबमरीन इंजन भी बनाएंगे और दूसरे इंजन भी बनाएंगे, दूसरे जो डिफेंस इंजन हैं वो भी बनाएंगे और इंडिया के थ्रू हम बाहर एक्सपोर्ट किया करेंगे। सी एडेड दैट जी इज कीन टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इंजन फॉर इंडियाज एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA and has a technological advantage over other companies। So ये बहुत ही जी जो कंपनी है वो बहुत एक्साइटेड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंजन, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए जी अलोंग विद एचएएल। नेक्स्ट इज इंडिया यूके साइन पैक्ट ऑन डिफेंस R&D टाई अप ड्यूरिंग सिंह विजिट। अभी राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ही इज ऑन अ यूके ट्रिप। तो इंडिया और यूके ने वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज का एग्रीमेंट? टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री सिस्टम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अवर डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह टू लंदन। एक बायलैटरल मीटिंग रखी गई यूके डिफेंस मिनिस्टर ग्रांट शैप्स के साथ, जो कि जिसके तहत ये एग्रीमेंट साइन किया गया। बोथ मिनिस्टर डिस्कस्ड द रेंज ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन मैटर्स विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन एनहांसिंग द डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। तो डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारा इंडिया ने यूके के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। सिंह नोटेड दैट द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बिटवीन द टू कंट्रीज पर्टिकुलरली इन द इंडो पैसिफिक। सिंह ने इस चीज को एम्फेसिस किया कि इंडो पैसिफिक में हमारी दोनों देशों की
जो भागीदारी है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, MHA6 रिपोर्ट फ्रॉम बंगाल गवर्नमेंट। अभी जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनके ऑफिसर्स पे हमला हुआ था और तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर हैं जिनका नाम है शाहजहां शेख, उनके यहाँ पे ईडी ऑफिसर प्रीमाइसिस को सर्च करने के लिए अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को निभाने के लिए गए थे, तो उनके व्हीकल्स को तोड़फोड़ दिया गया था, उनके मोबाइल फोन लिए गए थे, लैपटॉप और वैलेट भी छीन लिए गए थे। जिसके बाद जो ईडी के जो टॉप डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक मीटिंग बनाई अलोंग विद सीआरपीएफ, एनआईए और बीएसएफ के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि कैसे वेस्ट बंगाल के अंदर हम अगर कोई रेड करनी है या कोई प्रीमाइसिस का ऑफिशियल ड्यूटी, तो उनके साथ कैसे इन आपसी सारी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन करके हमें काम करना है। और ईडी के डायरेक्टर वहां पे राजभवन के अंदर वेस्ट बंगाल के गवर्नर के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, सो दैट ऐसे इंसिडेंट्स को जहां पे जब ऑफिशियल्स अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने जाते हैं तो उनके ऊपर हमले से बचाया जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक पेग्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रोथ एट 6.4%। जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने हमारी जो ग्रोथ है और उसका एनालिसिस किया और 25 की ग्रोथ 6.4% और फाइनेंशियल ईयर 26 की ग्रोथ 6.5% रिस्पेक्टिवली बताई है, ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एंड सर्विसेज बूस्ट रिटेनिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी टैग फॉर द इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पेस ऑफ 6.4% इन 25 एंड 6.5% इन 26। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने हमारी जो इकोनॉमी की पेस है उसको बहुत अच्छा दिखाया है। बात करें 2023, 24, 25 के जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए हैं उस हिसाब से वर्ल्ड की जो ग्रोथ थी वो 2.6% थी, एडवांस इकोनॉमीज की 1.5% 2023 में ग्रो किए, एमर्जिंग इकोनॉमीज 4% से ग्रो किए, यूएस 2.5 से, चाइना 5.2 से एंड इंडिया 6.3% से ग्रोथ किया। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया है। 2.4% 24 के अंदर, एडवांस इकोनॉमी 1.2, एमर्जिंग 3.9, यूएस 1.6 इन 2024, चाइना भी कम हुआ है 4.5%, जबकि इंडिया 6.4%। और बात करें 2025 के एस्टीमेट की तो इंडिया की सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाली है जिसके अंदर 6.5% है, जबकि यूएस का जो अंदेशा है दैट इज 1.7% ओनली। तो इंडिया विल बी द फास्टेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमी in terms of GDP in the coming years. That was the outlook of the World Bank. Moving on to next. Blueprint in works to cut the use of water fertilizers, improve the soil quality. अभी हमारी जो गवर्नमेंट है एक ब्लूप्रिंट बना रही है जिसके तहत जो हमारी सॉइल क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा बाय रिडक्शन ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, improving the soil quality using organic products, and also to minimize the use of water, nutrients and energy on farmlands, and it focuses on scaling up of the एग्रो इकोलॉजी। ये एग्रो इकोलॉजी की तरफ हमारा विजन 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्रो इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है? एग्रो इकोलॉजी इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग और एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल इन फार्मिंग। मतलब हमारी खेती के अंदर हम इकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करें सो दैट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके, इसको हम बोलते हैं एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाट इज एग्रो इकोलॉजी। तो एग्रो इकोलॉजी इट इज अ सस्टेनेबल फार्मिंग और एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट टू फार्मिंग। तो दिस इज एग्रो इकोलॉजी। तो अभी इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आइडिया है कि हम अपना फार्म आउटपुट इंप्रूव करें सो दैट फार्मर्स की इनकम भी इंप्रूव हो और एड्रेस करें जो ट्विन प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन दैट नीड टू बी फेड थ्रू increased production as well as sustainable agricultural production, along with that mitigating the impact of agriculture farm techniques like pesticides and fertilizer। तो हमारे पास दो चीजें को बड़ा इसके अंदर मुद्दा है कि हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन को खाना भी देना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो टेक्निक है जैसे कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हम उसको भी कम कर सकें तो सो दैट हम ऑर्गेनिक आउटपुट की तरफ बढ़ सके। तो ये दोनों चीजें ऑपोजिट चलती हैं, ये दोनों चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। हम बिल्कुल जीरो यूज करके ऐसे इनपुट का पेस्टिसाइड वगैरह का हम आउटपुट बढ़ाने पे भी आउटपुट बढ़ाना भी बड़ी मुश्किल की बात है, और सिर्फ आउटपुट कम कर देंगे तो हमारी जनसंख्या भूखी रह जाएगी। तो ये बहुत ही एक रोड मैप बनाना पड़ेगा हमारी
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि कैसे इस तर्ज पे चला जा सके कि हम अपनी सोयल की क्वालिटी को भी हैम्पर ना करें और देश का पेट भी भर सके। तो इसी दिशा में ये एक रोड मैप बनाया जा रहा है। सेंटर टू ले आउट अ रोड मैप फॉर अडॉप्शन ऑफ एग्रो इकोलॉजी इन द फार्मिंग। फोकस विल बी ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड हाई वैल्यू क्रॉप। ऐसी क्रॉप्स जो कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज होना लाजमी है, तो ऐसी फसलें उगाई जाएंगी जिसके तहत जो क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप्स होंगी, अगर क्लाइमेट में बदलाव आ भी जाता है तो वो उन क्रॉप्स पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी पे, और वो हमारे पेट भरने के लिए योग्य होंगी। साथ में फोकस है कि हम पेस्टिसाइड या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं उसकी बजाय ऑर्गेनिक आउटपुट की तरफ जोर दिया जाए। मूव एम्ड एट एनहांसिंग द फार्म आउटपुट एंड इनकम, इंप्रूविंग सोयल क्वालिटी, एंड इट विल हेल्प मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो दिस इज central government is moving towards making a roadmap for the sustainable agriculture, or what you can say agroecology, in its vision 2047. Moving on to next. Auction of critical minerals, center relaxed timeline for visit to site. अभी सबसे पहले पहली बार ऐसा हो रहा है जो हम अपने क्रिटिकल मिनरल्स की ऑक्शन करने जा रहा है इंडिया। इसके तहत टेंडर निकाल दिए गए हैं, टेंडर फॉर्म्स दे दिए गए हैं, या फिर बिड डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, हमारी माइंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी दे दिए हैं 20 माइंस के लिए, जिसकी टेक्निकल बिड 20 फरवरी तक ड्यू डेट है टेक्निकल बिड ओपन करने की। उसके बाद फाइनेंशियल बिड ओपन होगी। तो इसके लिए क्या है, जो लोग बिड भरते हैं या फिर जो टेंडर भरते हैं वो लोग यूजुअली साइट विजिट करते हैं टू एनालाइज, टू असेस दी आउटपुट प्रोडक्टिविटी कितनी हो सकती है। उसके लिए जो टाइमलाइन रहती है साइट को विजिट करने की, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, सो दैट वो इजीली विजिट करें और अपनी असेसमेंट लगा सके। जो बिडर्स होंगे वो 19 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में अनाउंस किए जाएंगे, जिनको बिडिंग के लिए जो सक्सेसफुल हुए हैं। रिसेंटली 24 मिनरल्स को स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल कैटेगरी में इंडिया ने रखा है, और ये इंडिया का पहला अटेम्प्ट है टू ऑप्शन सच क्रिटिकल मिनरल्स इन दी कंट्री। और इस डील को और ज्यादा वो करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और अपफ्रंट अमाउंट को भी एनहेंस कर दिया है, जो कि मिनिमम जो कि एटलीस्ट 500 करोड़ ईच मिनरल रखी गई है, और 250 करोड़ क्या है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की दिशा में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स फॉर द प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बेसिकली इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके काफी नेगोशिएशन चल रही है, काफी राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं। हमने ऑलरेडी भी इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस में इसका जिक्र किया था। तो अभी जो नेक्स्ट राउंड है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में होंगी बिटवीन इंडिया एंड यूके, वो वेडनेसडे को शुरू हो जाएंगी, आज से शुरू हो जाएंगी, टू रिजोल्व द इश्यूज एंड कंक्लूड द नेगोशिएशंस। तो इंडिया और यूके दोनों के ऑफिशियल जो है इस डील को कंक्लूड करने की तरफ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और 13th राउंड ऑफ नेगोशिएशन सितंबर से दिसंबर के बीच में हुआ था, अभी ये 14th राउंड ऑफ नेगोशिएशन रहेगा, एंड इंडिया एंड यूके विल कंटिन्यू टू नेगोशिएट टुवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी 14th राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है, क्या हम जल्दी ही इस डील को कंक्लूड कर पाएंगे, फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। नेक्स्ट इज नीड क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। गडकरी जी हैं जो उन्होंने बताया, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है, जिनको हम डीपीआर बोलते हैं, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करने की जरूरत है, सो दैट हम जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स बेसिकली अगर आप कोई डिटेल रिपोर्ट बनाते हो किसी हाईवेज की, उसका बहुत एनालिसिस करना पड़ता है कि हाईवे कहाँ से जाएगा, बीच में कोई टर्न होगा क्या, एक्सीडेंटल प्रोन कितना होगा, किस जमीन, कोई फर्टाइल जमीन बीच में आएगी, या किसी के घर टूटने की आशंका, इंडस्ट्रियल मेजर हब को भी चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। तो अभी एक सेमिनार के दौरान मिनिस्टर साहब ने बताया कि क्वालिटी ऑफ डीपीआर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, और अगर इसके अंदर आप कॉस्ट भी इंक्रीज करते हो बाय यूजिंग एक्सपर्ट इंजीनियर्स और ज्यादा मैन पावर यूज करके लगाते हो, तो वी आर रेडी टू फेस द टू इंक्रीज इन द डीपीआर कॉस्ट बाय 2%। तो अगर 2% अगर आप डीपीआर कॉस्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करके देते हो, तो हम रेडी हैं इस कॉस्ट को वहन करने के लिए, क्योंकि अगर 2% इंक्रीज हम आपको देंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बदले, तो उससे करीबन कॉस्ट में और एक्सीडेंट वगैरह को देखते हुए क्वालिटी के अंदर हम 15 से 20% की बचत कर पाएंगे। लिटिगेशन वगैरह भी कम से हम होंगे, जिससे एक्सचेकर का पैसा
बर्बाद नहीं होगा और जो प्रोजेक्ट होंगे वो टाइमली और हैसल फ्री वे में कंप्लीट हो पाएंगे. So these are all important headlines for the daily economic time analysis. We will be back with our new edition of the Economic Times tomorrow. Till then, stay with me, stay with Education. Jai Hind, Jai Bharat.